सही है। ऑप्शन ए, महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में अधिक होती है और इसका निर्माण 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व वाली भारी चट्टानों से होता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भूपर्पटी तथा मैंटल का ऊपरी भाग मिलकर दुर्बलता मंडल कहलाते हैं। एंड थर्ड, नेक्स्ट है कि बायकोड तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। एंड फोर, भूपर्पटी तथा मैंटल का निचला भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाते हैं। तो कह रहे हैं इसमें से हमारा कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। देखिए, महासागर में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम होती है। सबसे पहली बात तो यही है। महासागरीय भूपर्पटी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर है जबकि महाद्वीपी की 23 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। एंड भूपर्पटी और मैंटल के ऊपरी भाग को स्थलमंडल कहा जाता है और इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर तक होती है। इन्होंने कहा भूपर्पटी तथा मैंटल का ऊपरी भाग मिलकर दुर्बलता मंडल, तो ये भी गलत है क्योंकि ये आपका स्थल मंडल कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि भूपर्पटी और मैंटल के ऊपरी भाग को दुर्बल मंडल कहा जाता है और विस्तार इसका 400 किलोमीटर तक माना जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा बायक्रोड तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में, ये हमारा ऑप्शन सही है। बाकी ये सभी आपके गलत सुमेलित हैं, ठीक है। अब इनको अच्छे से पढ़िएगा और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। थोड़ी थोड़ी सी बातों में हमारे क्वेश्चन यहाँ पर मतलब कि गलत हो जाते हैं अगर हम समझ नहीं पाते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन फर्स्ट, निकिल व लोहे क्रोड, बी सिलिका व निकेल भूपर्पटी, सी महासागरीय भूपर्पटी बेसाल्ट चट्टान, एंड डी अति भंगुर भाग भूपर्पटी। अब इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। देखो, सिलिका व निकेल आपका सिलिका मेटल सिलिका और एल्युमिनियम का बना होता है। बी ऑप्शन जो आपका भूपर्पटी की बात हो रही है ये आपका मेटल सिलिका और एल्युमिनियम का बना होता है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही सुमेलित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन ज्वालामुखियों के संदर्भ में सत्य है। ऑप्शन ए, अम्लीय लावा शंकु में सिलिका की मात्रा अधिक होती है जिससे वह अधिक चिपचिपा व लसदार होता है। सेकंड, अम्लीय लावा शंकु के उदाहरण है हवाई द्वीप का मोना लोवा ज्वालामुखी। कह रहे कूट है आपका ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। चलिए, तो अगर हम बात करें तो अम्लीय लावा शंकु में सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण, ठीक है, अधिक होने के कारण गाढ़ा यानी कि अत्यधिक श्यान होता है जिसके कारण तीव्र विस्फोट उद्गार के समय भूपटल के बाहर प्रकट होता है। ऐसा ज्वालामुखी शंकु अधिक ऊंचाई व कम क्षेत्रीय विस्तार वाला होता है। इस वर्ग में पिलियन तुल्य, वल्केनियन तुल्य व स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखियों को रखा जाता है। ऑप्शन ए तो हमारा यहाँ पर सही है लेकिन बी हमारा सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल आपके दूसरे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा केवल सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के समानांतर होता है और इसी अवस्था में ठंडा होने से बनी दीवार की भांति की संरचना डाइक कहलाती है। सेकंड है, जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होकर जम जाता है तो पातालीय शैल कहलाता है। सी है, भारत का दक्कन ट्रैप का अधिकतर भाग वृहत बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। एंड डी है, जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है तो ज्वालामुखी शैल कहलाता है। अब यहाँ पर हमें देखिए, जब लावा का प्रवाह दरारों, ठीक है, दरारों में धरातल के समकोण होता है और इसी अवस्था में ठंडा होने से बनी दीवार की भांति की संरचना डाइक कहलाती है। ये क्या कह रहे हैं, समानांतर, ठीक है, वो कह रहे हैं कि संरचना दीवार की भांति संरचना समकोण होता है तो डाइक कहलाता है। जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होकर जम जाता है ज्वालामुखी शैल कहलाता है और जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है तो पातालीय शैल कहलाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही है आपका। कह रहे कौन सा कथन सत्य है, तो सी सही है कि भारत का, ठीक है, भारत का दक्कन ट्रैप का अधिकतर भाग बृहत बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तावित किया गया था किस बल पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिकल्पना, सेकंड गुरुत्वाकर्षण, थर्ड चंद्रमा का ज्वारीय बल एंड फोर्थ पृथ्वी का निर्णय, फिफ्थ सूर्य का ज्वारीय बल। तो कह रहे हैं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल थर्ड, बी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, सी फर्स्ट और सेकंड, या डी उपरोक्त सभी। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा करना तथा गुरुत्वाकर्षण बल अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत में बताए गए कारक बलों का हिस्सा नहीं थे। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर शायद मिस प्रिंट है क्योंकि ऑप्शन ए यहाँ पर इन्होंने बताया है, तो उस हिसाब से क्योंकि इन्होंने कहा कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा करना तथा गुरुत्वाकर्षण बल अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत में बताए गए बल कारक बलों का हिस्सा नहीं थे, तो ऑप्शन ए वहाँ पर है, तो ए केवल इसी में है, तो आंसर तो ये होना चाहिए, पर आंसर उन्होंने बी टिक कर रखा है। इसको हम फिर देखते हैं क्योंकि थ्योरी लिखी हुई है मेरे पास, तो मैं उससे इसको बताऊंगी। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी परत पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। ऑप्शन है आंतरिक कोर, बी मेंटल, सी बाह्य कोर, या डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र को बनाने के लिए केवल बाहरी कोर में ही आदर्श स्थितियां पाई जाती हैं। बाह्य कोर में लोहा पिघली अवस्था में होता है तथा आंतरिक कोर के तापमान के कारण बाह्य कोर में संवहन धाराएं उत्पन्न होती है, जिस वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका बाह्य कोर, लेकिन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरों और महाद्वीपों के वितरण के बारे में विभिन्न सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है कि वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण ध्रुवीय फ्लिंग बल और ज्वारीय बल थे। सेकंड कह रहे हैं कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का उभार ज्वारीय बल के कारण होता है जो चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल के कारण होता है। थर्ड है आपका कि होम्स के संवहन धारा सिद्धांत ने मूल भाग में संवहन धाराओं के उत्पन्न होने की संभावना पर चर्चा की है। तो कह रहे हैं यहाँ पर उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल फर्स्ट और सेकंड, सी उपरोक्त सभी, या डी इनमें से कोई नहीं। हम बात करें अगर वेगनर के बारे में, तो वेगनर महोदय ने कहा कि महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण हैं, ध्रुवीय फ्लिंग बल और ज्वारीय बल थे। ध्रुवीय फ्लिंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित और ज्वारीय बल चंद्रमा और सूरज के आकर्षण से संबंध है, जिससे महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। और इनका कहना है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का उभार अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। तो होम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं प्रभाव की चर्चा की है। संवहन धारा सिद्धांत उन प्रवाह बलों की व्याख्या करने का एक प्रयास था जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया था। ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या सही होगा, देखिए ऑप्शन हमारा केवल फर्स्ट सही होगा एंड दोनों गलत हो जाएंगे, दो गलत हो जाएंगे ऑप्शन में। तो आप देखिएगा वहाँ पर ज्वारीय बल के बारे में इन्होंने बताया और यहाँ पर ये दूसरा बल है। ठीक है, तो इसलिए हमारे ऑप्शन एक ही केवल फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय प्लेट के संचलन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए भारतीय तथा आर्कटिक प्लेट की सीमा महासागरीय कटक से निर्धारित होती है, बी इसकी पूर्वी सीमा कीर्थर श्रेणियों का अनुसरण करती है, सी भारतीय प्लेट के एशियाई प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान लावा प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण होना, एंड डी हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ पाए जाने वाला प्रविष्ठन क्षेत्र इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। तो कह रहे हैं इसमें से कौन सा फिलहाल हमारा सही ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की कीर्थर श्रेणियों का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही नहीं है। इन्होंने पूर्वी सीमा की बात की, लेकिन पूर्वी सीमा की तरफ कीर्थर श्रेणियाँ नहीं है, ये आपके पाकिस्तान की तरफ पश्चिमी तरफ कीर्थर श्रेणियाँ हैं। ठीक है, आई होप आंसर अच्छे से पता चल गया। देखिए फैक्ट हैं, लेकिन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ज्योग्राफी अच्छी खासी मात्रा में आता है, जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं वैसे ज्योग्राफी के भी आते हैं, तो इसे स्किप करना या अवॉइड करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए ऑप्शन फर्स्ट निरूपण मृदा घटकों का नीचे की ओर परिवहन, ऑप्शन सेकंड संपोहन खनिजों का नीचे की ओर परिवहन है, थर्ड आपका नमक के जमाव के कारण मिट्टी की परत को हार्ड पैन या मृदा पैन कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है
बताया। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। चलिए अगर हम बात करते हैं तो मृदा बनने की प्रक्रिया निरूपण, संपोहन, लीचिंग से जुड़ी होती है। ठीक है। एंड सेकेंड बात कि आपकी जो संपोहन मिट्टी के क्षितिज तल पर ह्यूमस और पदार्थों का जमा होता है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा सही वो हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन प्रवाहित जल के बारे में सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट, स्थलगर्भ प्रवाह परत अपरदन का कारण है जो क्रमशः क्षुद्र सरिताओं और अवनलिकाओं का निर्माण करता है। सेकंड, पार्श्व अपरदन से कई मोनेट नॉक वाले प्लेन का निर्माण होता है। थर्ड, घाटियों में पार्श्व अपरदन के कारण युवा अवस्था में वी के आकार की घाटियों का निर्माण होता है। तो कह रहे हैं कोड दिया गया है। ऑप्शन ए हमारा है फर्स्ट और सेकंड, बी केवल से फर्स्ट, सी केवल से थर्ड, या डी उपरोक्त सभी। चलिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। देखिए, तेज ढाल में पहले परत अपरदन से क्षुद्र सरिताओं का निर्माण होता है और ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनलिकाओं में विकसित होती हैं। अवनलिका कालांतर में अधिक गहरी, चौड़ी तथा लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे में समाहित होकर घाटियों का जल बनाती है। धारा अपरदन से प्लेन बनता है और पार्श्व अपरदन प्रौढ़ावस्था चरण में होता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है कि बी ऑप्शन में केवल फर्स्ट आपका सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है। ऑप्शन ए, ऑक्सीजन केवल क्षोभमंडल में पाई जाती है। सेकंड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। एंड थर्ड, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में धूल कणों का उच्च सांद्रण पाया जाता है। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और थर्ड, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड, या डी केवल थर्ड। चलिए हम अगर बात करते हैं कि ऑक्सीजन वायुमंडल में 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है और आपके ऑर्गन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल थर्ड हमारा सही है, बाकी गलत है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रचुर मात्रा में, लेकिन नहीं, ऑर्गन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, पहले ऑर्गन नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद तो ये हमारे इस तरीके से कथन गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पार्थिव विकिरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, सूर्य द्वारा गर्म होने पर पृथ्वी लघु तरंगों के रूप में वातावरण में ऊर्जा विकसित करती है या वितरित करती है। सेकेंड है, सूर्य तप के रूप में प्राप्त ताप की मात्रा पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण द्वारा निर्मुक्त मात्रा की तुलना में अधिक होती है। तो यहाँ पर कथन दिया गया है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। चलिए अगर हम बात करते हैं, देखिए, पृथ्वी गर्म होने के बाद विकिरणकारी पिंड बन जाती है तथा यह ऊर्जा को दीर्घ तरंगों के रूप में वातावरण में वितरित करती है और इस तरह अपना तापमान बनाए रखती है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहे उपसौर की स्थिति है। ये दो क्वेश्चन आते हैं, उपसौर और अपसौर। तो इनको जरूर कंफर्म कर लीजिएगा, अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट को ट्विस्ट कर देते हैं ताकि हम आंसर सही से न दे पाएँ। ठीक है, कह रहे हैं ऑप्शन ए कि चंद्रमा की जब वह अपने परिक्रमण के दौरान पृथ्वी के निकटतम होता है। चंद्रमा की जब वह अपने परिक्रमण के दौरान पृथ्वी के निकटतम होता है। बी, पृथ्वी की जब वह अपने परिक्रमण के दौरान सूर्य के निकटतम होती है। सी, चंद्रमा की जब वह अपने परिक्रमण के दौरान पृथ्वी से अधिकतम दूर होता है। एंड डी, पृथ्वी की जब वह अपने परिक्रमण के दौरान सूर्य से अधिकतम दूर होती है। तो पूछ रहे हैं कि यहाँ पर अपसौर की स्थिति बनेगी या उपसौर की। आई होप कि अपसौर उपसौर आपको पता हो, थोड़ा सा मैं बताती हूँ। देखिए इंग्लिश में इसको पेरीहेलियन इज द पोजीशन बोलते हैं, यानी उपसौर बोलते हैं, और अपहेलियन बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं। कह रहे हैं कि सूर्य के चारों ओर अपने परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के सर्वाधिक निकट
147 मिलियन किलोमीटर रहती है। इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी की जब वह अपने परिक्रमण के दौरान सूर्य के निकटतम होती है। बी ऑप्शन हो जाएगा और जनवरी में ही ये रहती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में ये घास के मैदान अधिकांशतः महाद्वीपों के आंतरिक भागों में अवस्थित है। अतः इन क्षेत्रों में महाद्वीपीयता के प्रभाव के कारण ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक पाया जाता है, जो 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक हो जाता है, एवं शीत ऋतु भी अत्यधिक ठंडी होती है। फिर उपयुक्त जलवायु दशाएं किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? ऑप्शन है चीन तुल्य जलवायु, बी शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु, सी भूमध्य सागरीय जलवायु या डी स्टेपी तुल्य जलवायु। अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु घास के मैदान अधिकांशतः महाद्वीपों के आंतरिक मतलब उसके अंदर, ठीक है, भागों में अवस्थित है। अतः इन क्षेत्रों में महाद्वीपीयता के प्रभाव के कारण ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक पाया जाता है, जो 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, एवं शीत ऋतु में भी अत्यधिक ठंड होता है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु। ठीक है, यानी कि टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट अक्षांश, बी महाद्वीपीयता, सी थर्ड स्थानीय पवनें या फोर महासागरीय जलधाराएं। तो हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर कूट दिया गया है, नीचे बोल रहे हैं कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल थर्ड या डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। चलिए हम बात करते हैं। देखिए, ये बात तो सही है कि जलवायु को कई कारक प्रभावित करते हैं, लेकिन अब उसमें से अप्रोप्रिएट कौन से कारक है ये हमें कंफर्म नहीं होगा, तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए, अक्षांश जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है, ऊंचाई शामिल है, महाद्वीपीयता या समुद्र से दूरी भी शामिल है, क्योंकि समुद्र अगर पास में है तो उसकी जो प्रभावशीलता होगी वो महाद्वीप पर भी पड़ेगी, है ना। महासागरीय जलधाराएं, उच्चावची दशाएं, प्राकृतिक वनस्पति या मृदा और मानवीय गतिविधियां। इस तरीके से देखें तो हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ सारे ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है कि टॉर्नेडो के निर्माण के लिए उत्तरदायी दशाएं हैं। ऑप्शन ए वायुमंडल में अत्यधिक अस्थिरता, बी धरातलीय सतह के पास वायु का प्रबल अभिसरण, एंड थर्ड ऊंचाई के साथ तापमान में तेजी से परिवर्तन। कहीं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए हमारा केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल थर्ड या डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। चलिए हम बात करते हैं। टॉर्नेडो की उत्पत्ति का प्रमुख एवं आधारभूत कारण प्रबल संवहनी क्रियाविधि का आविर्भाव तथा उसके अंतर्गत गर्म एवं आर्द्र वायु का तेजी से ऊपर उठना। टॉर्नेडो के निर्माण के लिए निम्नलिखित दशाओं का होना आवश्यक है। वायुमंडल में अत्यधिक अस्थिरता तथा केंद्र और परिधि के वायुदाबों में अंतर, धरातलीय सतह के पास वायु का प्रबल अभिसरण, धरातलीय सतह के ऊपर वायु का व्यापक अपसरण, निचली परत में आर्द्र वायु राशि की स्थिति, ऊंचाई के साथ तापमान में तीव्र परिवर्तन और वायु के घूर्णन के लिए पहले से स्थापित क्रियाविधि। इस तरीके से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हमारे तीनों सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि देख रहे हैं आर में तो अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया, तो हम लोगों के लिए ये 17 मार्च का एग्ज़ाम भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही तो उस हिसाब से हमें अपनी तैयारी को और अच्छे से ही तैयार रखना है और निगेटिव चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। वक्त है, बाद में बदलेगा ही, लेकिन अभी इसमें हमको संभल के रहना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलें इसमें विचार करते हैं कि क्या अंतर है। ऑप्शन फर्स्ट, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति सागरों पर होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की जल और स्थल दोनों पर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में पवन का वेग अपेक्षाकृत कम होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? यहाँ ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा फैक्ट को ट्विस्ट कर दिया है। बात करें अगर आपके उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की दशाओं के बारे में, ये मैं जो बता रही हूँ ये केवल इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट के लिए है। देखो
उष्णकटिबंधीय जब बनेगा तो उसकी विशेषता क्या होगी जब वो बनेगा। इनका व्यास 80 से 300 किलोमीटर होता है। कभी कभी इनका व्यास 50 किलोमीटर से भी कम होता है। इसकी औसत गति 28 से 32 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, परंतु हरिकेन और टाइफून 120 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक गति से चलते हैं। इनकी उत्पत्ति केवल सागरों पर होती है। इन्होंने क्या क्या कहा है, उत्पत्ति हाँ शीतोष्ण की, हम बात करें उष्ण की, तो इन्होंने ये ट्विस्ट कर दिया है, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक को इस पे अप्लाई कर दिया है, ठीक है। इनकी उत्पत्ति केवल सागरों पर होती है। सामान्यतः व्यापारिक हवाओं के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं और ये अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। अब बात करें अगर आप शीतोष्ण की, ठीक है। देखो शीतोष्ण की बात करें, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को गर्द चक्र अथवा निम्न दाब क्षेत्र भी कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस अक्षांशों के बीच होता है, ठीक है। ये कह रहे हैं अत्यधिक, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में पवन का वेग अपेक्षाकृत कम होता है, तो ये गलत है। एंड सेकेंड और बात करें तो इन अक्षांशों के बीच उष्ण वायु राशियों एवं शीतल ध्रुवीय वायु राशियाँ जब मिलती हैं तो ध्रुवीय तरंगों के कारण गर्द चक्रों की उत्पत्ति होती है। और इन चक्रवातों की उत्पत्ति के संदर्भ में वर्कनीम द्वारा ध्रुवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इस सिद्धांत को तरंग सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इनकी उत्पत्ति जल और थल दोनों पर होती है। यह अपेक्षाकृत कम विनाशकारी होती है। यहाँ इन्होंने दे दिया है कि ये अत्यधिक ज़्यादा विनाशकारी होते हैं शीतोष्ण, जबकि ये कम विनाशकारी होते हैं। तो इस तरीके से हमारा ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। अब ये कॉन्सेप्ट की बात है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो फिर क्वेश्चन किसी से भी गलत होने के चांस हो सकते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि पच्छाद मेघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, इसका निर्माण 6000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। सेकंड, ये गोलाकार रूप पंक्तियों या लहरों में पाए जाते हैं। तो कह रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, ऑप्शन डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। चलिए हम पच्छाद मेघ के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए जो पच्छाद मेघ होते हैं ये वस्तुतः इनका जो निर्माण होता है वो 6000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। अधिक ऊंचाई पर होने के साथ ही यह महीन तथा बिखरे हुए रेशम सदृश होते हैं। पच्छाद मेघ जब आकाश में पृथक पृथक तथा अनियमित क्रम में फैले होते हैं तो इनसे स्वच्छ मौसम की पूर्व सूचना मिलती है। एंड दूसरी बात कि जब ये नियमित क्रम में पच्छाद स्तरीय अथवा मतलब नियमित क्रम में जब ये नहीं फैले होते हैं तो ये आपके पच्छाद स्तरीय अथवा स्तरीय मेघों के साथ दिखाई देते हैं, तो वह चक्रवात आगमन के सूचक होते हैं। देखिए जब आप एनसीईआरटी में ये कॉन्सेप्ट में पढ़ते होंगे तो आपको छोटे छोटे से ऐसे करके ऐसे दूर दूर से दिखाई देते हैं ब्लू कलर के आसमान में, दूर दूर से वाइट। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है पच्छाद का तो ये बादलों वाला क्वेश्चन कई बार टेंशन देता है ना। जब ऊपर हम लोग देखते हैं ना तो मम्मी पापा बोलेंगे कि अरे आज मौसम साफ है, तो खूब दूर पे कहीं रोए के फोहे टाइप के, जो रुई होती कॉटन होती उसके फोहे टाइप के दूर दूर दिखाई देते हैं, उसका मतलब होता है कि मौसम साफ है। तो लेकिन अब जब ये सेकंड ऑप्शन कह रहे कि ये गोलाकार रूप से गोलाकार क्रम में ये नहीं होते हैं, ये अलग तरीके से पृथक पृथक रहते हैं रेशम के तरीके, है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाता है हमारा, सेकंड हमारे यहाँ पर गलत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं वायुमंडलीय तापन और शीतलन के लिए उत्तरदायी हैं। ऑप्शन ए प्रकीर्ण, बी अपवर्तन, सी अभिवहन, या 4 एल्बिडो। कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल थर्ड, या डी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। चलिए अगर हम बात करते हैं आपके कि वायुमंडल के तापन और शीतलन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया उत्तरदायी है, तो उसमें आपके विकिरण, चालन, संवहन, अभिवहन, प्रकीर्ण, अपवर्तन और एल्बिडो। हो सकता है आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझने में दिक्कत हो रही है, जैसे कि प्रकीर्ण है, अभिवहन है, ये मुझे भी समझने में दिक्कत होती है हिंदी में, ठीक है। देखिए इसको देख लेते हैं। प्रकीर्ण का स्कैटरिंग, बी रिफ्रैक्शन, सी एडवेक्शन एंड 4 एल्बिडो। तो ये आपके यहाँ आपका जो आंसर सही होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, ठीक है। एल्बिडो को आप अच्छे से समझते ही होंगे, जितना तापमान आता है उसका कुछ % पृथ्वी पर रह जाता है और बाकी चला जाता है।
लेकिन एल्बिडो भी कई प्रकार का होता है, आपको पता है। बर्फ़ का एल्बिडो कम रहता है, मतलब कम तापमान लेता है। अगर ब्लैक कहीं पर चीज़ें हैं वो ज़्यादा ऊष्मा को शोषित करती है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। लोग बोलते हैं ना गर्मियों में ब्लैक कपड़े मत पहनो, क्यों? क्योंकि ब्लैक कपड़े धूप को ज़्यादा अवशोषित कर लेते हैं। तो उसी का कॉन्सेप्ट है आपका एल्बिडो। आई होप की चीज़ें आपकी पहले क्लियर ही होंगी। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें उत्तरदायी हैं वो आपके चारों हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला ग्रेट रेड स्पॉट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है बृहस्पति ग्रह, बी मंगल ग्रह, सी शनि ग्रह या डी चंद्रमा। चलिए तो अगर हम बात करें आपका, तो ग्रेट रेड स्पॉट आपका बृहस्पति के वायुमंडल में एक विशाल चक्राकार एवं स्थायी तूफान होता है। यह पृथ्वी पर हरिकेन के समान होता है तथा इसका आकार हमारे ग्रह के आकार की तुलना में दोगुना होता है और यह 400 वर्षों से देखा जा रहा है। यह बृहस्पति के दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बृहस्पति ग्रह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिग बैंग की परिकल्पना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? ऑप्शन फर्स्ट, इस परिकल्पना के तहत ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। ऑप्शन सेकंड, इस परिकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिन पदार्थों से हुई है उनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अगर बात की जाए बिग बैंग थ्योरी की या उसके परिकल्पना के बारे में, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और इस सिद्धांत के अनुसार आरंभ में भी सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई एकांकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर अवस्थित थे। इन पदार्थों का आयतन अत्यधिक निम्न तथा तापमान व अनंत था। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि गोल्डीलॉक्स जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, यह प्रत्येक ग्रह के अंदर एक निवास योग्य क्षेत्र होता है। ऑप्शन सेकंड, यह ना तो अत्यधिक गर्म होता और ना ही अत्यधिक ठंडा। करीब उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, ऑप्शन डी ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। बात की जाए अगर गोल्डीलॉक्स की, तो ये भी एक तरीके का पूरा थ्योरी है। इससे भी क्वेश्चन खूब अच्छे बनते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन तारों के आसपास का एक निवासी योग्य क्षेत्र होता है। यहाँ परिक्रमा करने वाले ग्रहों में पृथ्वी के समान जल के तरल अवस्था में पाई जाने की संभावना है। यह ना तो अत्यधिक गर्म है और ना ही अत्यधिक ठंडा होता है। सौर मंडल और अन्य तारों के चारों ओर जीवन के प्रमाण की खोज आपके अन्य तारों के चारों ओर खोज के लिए प्रयासरत वैज्ञानिकों का मानना है कि तरल जल जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यक घटक है। तो ये आपका गोल्डीलॉक्स हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि यह प्रत्येक ग्रह के अंदर एक निवास योग्य क्षेत्र होता है। तो प्रत्येक ग्रह नहीं होते हैं। यह आपका बता रहे हैं कि परिक्रमा करने वाले ग्रहों में पृथ्वी के समान जल के तरल अवस्था में पाई जाने की संभावना, तो ये प्रत्येक नहीं होगा। ये जोन तारों के आसपास का हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक ग्रह तो मतलब सारे ग्रह ही हो गए। तो इस तरीके से ऑप्शन ही हमारा गलत होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है। थोड़ा सा थ्योरी को समझना है कि गोल्डीलॉक्स एक जोन है जो तारों के आसपास का एक निवासी योग्य क्षेत्र है, जिसकी मतलब अभी बहुत अच्छे से नहीं, पर यह कि चीज़ें कन्फर्म हुई हैं। हर ग्रह नहीं होगा, तारों के आसपास का क्षेत्र होगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंस इसमें समझना है, क्योंकि इसमें भी अगर थोड़ा सा डिफरेंस नहीं समझे तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो जाती है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करती तो सर्वत्र दिन रात बराबर होते। सेकंड है आपका, यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी न होती तो एक गोलार्ध में दिन सदा ही बड़े, रातें छोटी रहती, जबकि दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होते। फिर उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है यहाँ देखते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है यहाँ। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, ऑप्शन डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अगर हम बात करें कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमने को पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं, सबको पता है। इसके कारण दिन व रात होते हैं, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। एक समय पर पृथ्वी का केवल एक ही भाग सूर्य की किरणों के सम्मुख होता है और वहाँ दिन का अनुभव होता है। दूसरा भाग जो सूर्य की किरणों से दूर होता है वहाँ पर रात का अनुभव होता है। ठीक है,
एंड यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी ना होती तो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि सर्वत्र दिन रात बराबर होते। तो पृथ्वी अगर अपनी धुरी पर झुकी ना होती तो सर्वत्र दिन रात बराबर होते। इसी प्रकार यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करती तो एक गोलार्ध में दिन सदा ही बड़े और रातें छोटी रहती, जबकि दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे रहते। तो इस तरीके से इन्होंने बोला है। तो इस तरीके से ऑप्शन हमारा सी सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सत्य ही पूछा है तो दोनों चीज़ें सही हैं। बट आई थिंक कि उन्होंने किसी तरीके से डी कर दिया है। चलिए हम इसको भी बताएंगे। हम तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट फिलहाल हमारा क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी आपदाओं को प्राकृतिक आपदा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट हिमस्खलन, बी चक्रवात, सी कीट संक्रमण। कहने नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड दोनों, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और फोर्थ। ये यहाँ पर फोर्थ गलत प्रिंट है, यहाँ पर कुछ और होगा, 4 ऑप्शन ने दिया, एंड डी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो हम बात करें अगर, देखिए प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। वायुमंडलीय आपदाएं आपकी चक्रवात, बवंडर, ओलावृष्टि, हिमझंझावत एवं सूखा, ये वायुमंडलीय आपदाएं हैं। भौतिक आपदाओं की बात करें तो भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमस्खलन, अवतलन, मृदापर्दन, ये आपकी भौतिक आपदाएं हैं। ठीक है। अगर बात कीजिए जैविक आपदाएं की तो कीट संक्रमण, तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सही होगा वो डी हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं के रूप में तो आपकी तीनों ही सही हो जाएंगे, हिमस्खलन, चक्रवात और कीट संक्रमण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान में मत्स्य व्यवसाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, जापान द्वीपों का देश है जहाँ कटी फटी तट रेखा पर बंदरगाह अवस्थित है। सेकंड, जापान में बड़ी संख्या में नदियों में मछली पकड़ी जाती है। एंड थर्ड, जापान में केवल 16% कृषि योग्य भूमि है और भोजन की कमी रहती है। कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही बताना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन बी सेकंड और थर्ड, ऑप्शन सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। बात करें अगर जापान के बारे में, देखिए जापान द्वीपों का देश है, ये तो सही है। जहाँ कटी फटी तट रेखा पर बंदरगाह अवस्थित है, ये भी सही है। जापान में केवल 16 या 16% कृषि योग्य भूमि है और भोजन की कमी रहती है, इस कारण वहाँ मत्स्य पालन अत्यधिक मात्रा में होता है। साथ ही वहाँ महासागरीय धाराओं की भी मछलियों के अधिक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है, फर्स्ट और थर्ड। इन्होंने बोला कि जापान में बड़ी संख्या में नदियों में मछली पकड़ी जाती है। नहीं, वहाँ पर आपको पता है कि समुद्र की ही तट रेखा बहुत ज़्यादा है, तो नदियों की कोई बात ही नहीं है ना। और कोल्ड करंट और वार्म करंट का थोड़ा बहुत जो मिला जुला भाग होता है, तो आपको पता है वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन की बहुत उत्पादकता होती है, तो वहाँ मछलियाँ उन फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने आती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर मछलियों का बहुत ज़्यादा व्यापार भी होता है, पकड़ी जाती है मतलब। उस तरीके से सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। ऑप्शन फर्स्ट ओखोटस्क धारा, बी क्यूराइल धारा, सी फ्लोरिडा धारा, या डी नॉर्वे की धारा। देखो प्रशांत हो गया, ओरेसियो हो गया, फॉकलैंड हो गया, ऐसे करके बहुत सारी हैं। ये कुछ ना कुछ करके आती जरूर है क्वेश्चन, इनको जरूर तैयार कर लेना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी फर्स्ट और फोर्थ, या डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो देख लेते हैं। देखिए प्रशांत महासागर की धाराओं में बात करें तो उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा, विपरीत भूमध्य रेखीय धारा, क्यूरोसियो गर्म धारा, क्यूराइल ठंडी धारा, अगुलहास्ट धारा, सोमाली धारा, कैलिफोर्निया की ठंडी धारा एंड हम्बोल्ट ठंडी धारा। यह आपकी प्रशांत महासागर की धाराओं में शामिल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड। ठीक है। फ्लोरिडा की धारा आपकी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है, एंड नॉर्वे की धारा भी आपकी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ सही है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, काली मृदा वर्षा वाली फसलों को भी शुष्क ऋतु के दौरान पोषित करने में सहायक होती है। सेकंड, काली मृदा में स्व जुताई की विशेषता पाई जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है यहाँ। देखिए अगर हम काली मृदा ब्लैक सॉइल के बारे में बात करें तो यह मिट्टी ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा से बनती है।
भारत में यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। और आपको जब भी काली मृदा की बात आएगी तो आपको महाराष्ट्र, एमपी का कुछ क्षेत्र ये नहीं भूलना है, ठीक है। भारत में यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर फैली। महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। इसे दक्कन ट्रैप से बनी मिट्टी भी कहते हैं, ऑब्वियसली वो वहीं से बनी थी। इस मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिना और लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये बहुत ही उपजाऊ होती है और कपास की उपज के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे कपास कली या कपासी मृदा भी कहते हैं। इस मिट्टी में नमी को रोक रखने की प्रचुर शक्ति है, इसलिए वर्षा कम होने पर भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। ये सही है। इस मिट्टी की मुख्य फसल कपास है। इस मिट्टी में गन्ना, केला, ज्वार, तंबाकू, रेंडी, मूंगफली और सोयाबीन की भी अच्छी पैदावार होती है। देखो सोयाबीन की अच्छी पैदावार होती है, क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन काफ़ी मात्रा में होता है और कुछ बहुत क्षेत्रों में ये काली मिट्टी वहाँ भी पाई जाती है। पर अगर मुख्यतः की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में इसका ज़्यादा क्षेत्र बड़ा है। कुछ चीज़ें इसकी और हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जो एक सेकंड ऑप्शन हमेशा देते कि काली मृदा में स्व जुताई की विशेषता पाई जाती है, तो आपने देखना किसी खेत में होंगे तो उसमें ऐसे 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 दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है, दूर से ही। ये इसका एक मतलब इसकी खासियत है। जब भी कहीं कॉन्सेप्ट आता है, जब भी कहीं फैक्ट आता है, अगर स्व जुताई की वहाँ पर बात कह रहे हैं तो वो वाला फैक्ट आपका सही रहेगा हमेशा। इसमें आंसर की हम बात करें तो आंसर आपका सी है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी चीज़ें और दी, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। सेकंड, ध्रुवों पर कोरियोलिस बल न्यूनतम या शून्य होता है। कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है। अब यहाँ पर इन्होंने सही नहीं है पूछा है, ठीक है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, ऑप्शन डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ये भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है बहुत सिंपल, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो गलत हो जाएगा। देखिए पहली बात, कोरियोलिस बल आपका उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा को अपनी मूल दिशा में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है, ठीक है। आपको पता है जैसे हम लोगों को जब भी बताया जाता है ये पृथ्वी यहाँ पर 0 डिग्री मतलब बताया जाता है, ठीक है। तो उसी को वो बोल रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध आपका ये हो गया, दक्षिणी ये हो गया। वैसे पता ही है बट मैं ऐसे ही बता रही हूँ। अगर कोई नया व्यक्ति जुड़ा है, नहीं समझ में आए तो मैं बता रही हूँ आपको। अक्सर ऐसे ही एग्जाम्पल बताए जाते हैं, ठीक है। तो ये वही कह रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा को अपनी मूल दिशा से दाहिनी ओर, ठीक है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है। ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित रहता है। इन्होंने कहा है कि कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर कोरियोलिस बल न्यूनतम होता है। तो ये यहाँ पर है आपका। देखो अब इन्होंने इस फैक्ट को इससे इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि ध्रुवों पर कोरियोलिस बल न्यूनतम होता है, जबकि यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर अनुपस्थिति रहता है। इन्होंने पूछा इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका है, ना तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना। उन्होंने बोला है कि कौन सही नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही नहीं है। अगर वो पूछते कि इनमें से कौन सा सही है, तो जब दोनों ऑप्शन गलत होते तो हम बोलते कि ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी आपका सही है, मैंने एक बार रीचेक भी कर लिया है, क्योंकि कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, अगर गलत हुआ तो इससे कई क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, है ना। ध्यान रखना है कि जहाँ 0 डिग्री है आपकी, जिसको विषुवत या विषुवत रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री भी बोलते हैं, वहाँ पर इसका मान शून्य होता है और ध्रुवों की तरफ इसका बढ़ता है। इसके घूमने की दिशा भी चेंज रहती है, जो कि उसमें दिया गया है, तो आप अच्छे से पढ़ लेना। हाँ मैंने वैसे बता ही दिया है, बट आप भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय शेल्फ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, महाद्वीपीय शेल्फ मूल्यवान संसाधनों से समृद्ध होती है। सेकंड, महाद्वीपीय शेल्फ पर समुद्री जीव नहीं पाए जाते। कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। देखिए महाद्वीपीय शेल्फ की अगर बात करें तो विथ रेफरेंस टू द कॉन्टिनेंटल शेल्फ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज रिच इन वैल्यूएबल रिसोर्सेज। मरीन ऑर्गेनिज्म आर नॉट फाउंड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। आई होप कि कुछ चीज़ें आपको शेल्फ में समझने में दिक्कत हो रही, तो मैंने इसलिए इसको दिखा दिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। हमारे वही आंसर दिए गए हैं कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। पहले हम बात करते हैं कि क्वेश्चन ने हमारे क्या कहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि महाद्वीपीय शेल्फ किसी महानदी के हल्के झुकाव का अपेक्षाकृत सपाट विस्तार है, जो महासागरों द्वारा ढका रहता है।
यह मूल्यवान संसाधनों से समृद्ध होता है, जैसे हाइड्रोकार्बन्स एवं अन्य खनिज पदार्थ। महाद्वीपीय शिल्प पर महासागरीय अध स्थल पर रहने वाले समुद्री जीव अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। महाद्वीपीय शिल्प मत्स्य के प्रमुख स्थल होते हैं। तो हम यहाँ पर अगर बात करें तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए केवल सही है, क्योंकि इन्होंने कहा कि महाद्वीपीय शिल्प पर समुद्री जीव नहीं पाए जाते, इसलिए ऑप्शन हमारा सेकंड गलत है। महाद्वीपीय शिल्प पर सागरीय अधस्थल रहते हैं तो समुद्री जीव अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए, अगर किनारों पर समुद्री जीव ना पाए जाते, लोग जो मछलियों को पकड़ते हैं बहुत बीच में तो नहीं जाते ना, कहीं कहीं बीच में जाते, बट ज़्यादातर तो किनारे से ही निकालते हैं ना, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा निर्माण प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा से सम्मिलित है। ऑप्शन है स्थलाकृति, बी महासागरीय धाराएं, सी जलवायु, थर्ड जलवायु, फोर्थ सूर्य का प्रकाश एंड फिफ्थ समय। तो यहाँ पर कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है केवल फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन बी केवल सेकंड और थर्ड, ऑप्शन सी केवल फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ, या डी केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि मृदा का निर्माण ये आपका पांच मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। जलवायु मृदा निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। मृदा के विकास में संलग्न विभिन्न जलवायुवी तत्व हैं: वर्षा, वाष्पीकरण की बारंबारता व अवधि तथा आर्द्रता एवं तापक्रम। मृदा निर्माण में सैल एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। मृदा निर्माण के गठन व संरचना सैल निक्षेप के खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर निर्भर करती है। जिन स्थानों पर मृदाएं नई होती हैं अर्थात परिपक्व नहीं होती हैं, वहाँ की मृदाओं का मूल सैलों के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। तो कुछ इसके जो प्रोसेस है, चरण है, वो बताए गए हैं। आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर डी यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फिफ्थ है। 4 आपका सूर्य का प्रकाश यहाँ पर इम्पॉर्टेंट या इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि नदी की धारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी की धारा अपनी वृद्धावस्था में निम्नलिखित में से कौन सी आकृतियों का निर्माण करती है। ऑप्शन ए वी आकार की घाटी, ऑप्शन सेकंड विसर्प, ऑप्शन थर्ड प्राकृतिक बांध। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन बी केवल सेकंड और थर्ड, ऑप्शन सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो देखते हैं कि नदी अपनी वृद्धावस्था में कौन सी आकृतियों का निर्माण करती है। देखिए, ऊंचाई के साथ, ठीक है, जो नदी के बारे में पूछ रहे हैं, तो नदी की वृद्धावस्था आपकी इसकी अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में सहायक नदियाँ बहुत कम और मंद ढाल वाली होती हैं। नदी की धाराएं बाढ़ के विस्तृत मैदानों में मुक्त रूप से प्रवाहित होते हुए विसर्प, प्राकृतिक बांधों और गोखुर झीलों का निर्माण करती हैं। वी आकार की घाटियों का निर्माण नदी की युवा अवस्था में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा आपका सेकेंड और थर्ड। वी आकार की घाटी तब बनेगी जब नदी युवा अवस्था में होती है, खूब सारा पानी एक साथ कहीं गिराती है, तो गिरते गिरते उसमें वी आकार की घाटी या गॉर्ज का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जो वृद्धावस्था की नदी होती है उसमें वी आकार की घाटी का निर्माण नहीं होता। तो सेकेंड और थर्ड सही हो जाएगा, फर्स्ट हमारे यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन सेकंड, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब में कमी आ जाती है या होती है। कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है। यहाँ पर सही नहीं है बताना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, ऑप्शन डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। हम बात करें कि ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है। क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ सामान्यतः 6.5 डिग्री प्रति किलोमीटर की औसत ह्रास दर से कम होता है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ वायुदाब कम हो जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु के घनत्व में कमी आती जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर केवल सही होगा, ऑप्शन सेकेंड आपका सही गलत है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब में कमी आ जाती है, तो ऐसा नहीं है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ वायुदाब कम हो जाता है। देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि सही नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका सही नहीं है, ऑप्शन सेकेंड आपका सही है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि हो जाती है, ये आपका ऑप्शन फिलहाल गलत है, क्योंकि 6.5 डिग्री प्रति किलोमीटर की औसत दर से ह्रास होता है, यानी कमी आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, शीत ऋतु में मेघ विहीन आकाश वाली लंबी रात और शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थिति होती है। सेकेंड, पहाड़ों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में अपवाह के कारण व्युत्क्रमण घटित होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है उसकी हम बात करते हैं। देखिए,
क्योंकि व्युत्क्रमण नहीं समझ में आ रहा होगा, हम अगर बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इन विंटर लॉन्ग नाइट्स with cloudless sky and cool air are ideal conditions for inversion. Second, in mountains and mountain areas inversion occurs due to drain. तो हमें देखना है, इसी कॉन्सेप्ट को बनाकर यूपीएससी में 2 से 3 बार क्वेश्चन आया, यूपीपीसीएस में भी खूब अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप पहले अच्छे से समझ लीजिएगा। सामान्य परिस्थितियों में अगर हम बात करें, इन्होंने पूछा है, देखिए सामान्य परिस्थितियों में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है। जिस दर से यह तापमान कम होता है इसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटने की बजाय बढ़ने लगता है। इस प्रकार ऊंचाई के साथ ताप बढ़ने की क्रिया को तापमान व्युत्क्रमण कहते हैं। तापमान व्युत्क्रमण की परिघटना के दौरान धरातल के समीप ठंडी वायु और उसके ऊपर गर्म वायु होती है। शीत ऋतु में मेघविहीन आकाश वाली लंबी रात, मेघविहीन का मतलब बादल के बिना, लंबी रात और शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थिति होती है, ठीक है। पहाड़ों में पर्वतीय क्षेत्रों में अपवाह के कारण व्युत्क्रमण घटित होता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ सही है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कॉन्सेप्ट हमारे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी भी स्थान वायु का तापमान निम्नलिखित में से कौन से कारकों से प्रभावित होता है। ऑप्शन फर्स्ट, स्थान का अक्षांश, सेकेंड स्थान की ऊंचाई, थर्ड गर्म और ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति। मतलब कोई अगर स्थान है तो वहाँ का जो तापमान होगा वो किन किन चीज़ों से प्रभावित होगा, ठीक है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, बी फर्स्ट और थर्ड, सी सेकेंड और थर्ड, या डी केवल फर्स्ट। चलिए हम बात करते हैं। देखिए किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित द्वारा प्रभावित होता है। स्थान का अक्षांश, स्थान की ऊंचाई, समुद्र से दूरी, गर्म और ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति और स्थानीय पवन, ठीक है। क्योंकि अगर समुद्र के किनारे हैं तो आपको पता है वहाँ का टेम्परेचर और वहाँ की जो जलवायु होती है चेंज होती है। पहाड़ों पर हैं वहाँ की जलवायु चेंज होती है। मरुस्थल में है तो वहाँ की जलवायु भी चेंज होगी, ऑब्वियसली चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सभी चीज़ें इसको प्रभावित करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है या है। ऑप्शन ए एल्बिडो, पृथ्वी से सौर विकिरण की प्रतिबिंबित मात्रा का प्रतिशत। ऑप्शन सेकेंड, तापमान में वृद्धि, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट। ऑप्शन थ्री, पार्थिव विकिरण, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित लंबी तरंग किरण। देखिए तो कह रहे हैं यहाँ पर कोड दिया गया है। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल फर्स्ट और थर्ड, सी केवल थर्ड, या डी उपरोक्त सभी। तो हम बात कर लेते हैं। इन्होंने एल्बिडो के बारे में और कुछ चीज़ों के बारे में पूछा है। देखिए कह रहे हैं कि एल्बिडो पृथ्वी से सौर विकिरण की प्रतिबिंबित मात्रा का प्रतिशत है। तापमान का व्युत्क्रम ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि है। एंड पार्थिव विकिरण आपका पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित लंबी तरंग विकिरण है और वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित होती हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा फर्स्ट और थर्ड सही है, क्योंकि जो सेकेंड ऑप्शन के तापमान में वृद्धि, ऊंचाई के साथ वृद्धि के तापमान में गिरावट है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तापमान का व्युत्क्रम ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। तो यह ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए आइसोबार, समान दबाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं, बी आइसोहाइट, महासागर में समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं, सी आइसोथर्म, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं, या डी आइसोटेक, समान वायु की गति वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। अब हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं वो बताना है। देखिए वर्षा की समान मात्रा वाले बिंदुओं को मानचित्र पर जोड़ने वाली रेखा आइसोहाइट कहलाती हैं, ठीक है। महासागर में समान लवणता वाले स्थानों को, तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, यानी कि यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्योंकि आइसोहाइट का मतलब होता है वर्षा की समान मात्रा वाले बिंदुओं को मानचित्र पर जोड़ने वाली रेखाएं आइसोहाइट कहलाती है, जबकि यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, ये भूमध्य रेखा पर स्थित एक उच्च दाब क्षेत्र है। ऑप्शन सेकंड, ग्रीष्म ऋतु में ITCZ का ऊपर की ओर स्थानांतरण दक्षिण पश्चिम मानसून के आरंभ का कारण बनता है। एंड ऑप्शन थर्ड, उत्तर पूर्वी मानसून का आरंभ होना ITCZ के स्थानांतरण से स्वतंत्र है। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है बताएं। ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी 1 2 3 यानी कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। देखते हैं इसमें से कितने कथन हमारे सत्य हैं। देखिए, बात करें अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ की, तो भूमध्य रेखा पर स्थित एक निम्न दाब क्षेत्र है जहां व्यापारिक पवनें अभिसरित होती हैं। शीत ऋतु में ITCZ आपका दक्षिण की ओर गति करता है और इस कारण पवनों का प्रवाह उलटकर पूर्वोत्तर से दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाता है। वे उत्तर पूर्व मानसून कहे जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो आपका बी यानी कि केवल सेकंड सही होगा, क्योंकि ये इनका गलत है और आपका ये एंड ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एक शब्द केवल बदल दिया है। ये कह रहे हैं कि यह भूमध्य रेखा पर स्थित एक उच्च दाब क्षेत्र है, जबकि आपका ITCZ ये भूमध्य रेखा पर स्थित एक निम्न दाब क्षेत्र है। उच्च और निम्न की वजह से ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये वाली लाइन आपकी गलत हो जाती है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाती है और ये भी आपका केवल बी ऑप्शन केवल सेकेंड सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से बल पवन की गति और दिशा को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए, दाब प्रवणता बल, बी यानी सेकेंड घर्षण बल, एंड थर्ड कोरियोलिस बल। तो कह रहे हैं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए, आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को समझने में दिक्कत हो रही है कि इनको और इनको तो मैं बताती हूँ। ऑप्शन ए, प्रेशर ग्रेडियंट बल, सेकेंड फ्रिक्शन फोर्स, एंड थर्ड आपका कोरियोलिस ऑल्सो, है ना। तो देखते हैं क्या सही होना चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और थर्ड, बी केवल सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड, सी केवल सेकेंड और थर्ड, या डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। हम बात करें अगर आपके इन बलों के बारे में, तो देखिए, वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण वायु गतिमान होती है। पृथ्वी की सतह के निकट क्षैतिज पवन विभिन्न बलों के संयुक्त प्रभावों का परिणाम है। ठीक है, परिणाम है। तो दाब प्रवणता बल, घर्षण बल, कोरियोलिस बल, इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल पवनों को नीचे प्रवाहित करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों ही सही हो जाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, ये ठंडी विषुवत रेखीय जलधारा का विस्तार है। सेकेंड, इसके परिणाम स्वरूप विषुवत रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण का विरूपण होता है। एंड थर्ड, इसके परिणाम स्वरूप सागरीय जल के वाष्पीकरण में अनियमितता उत्पन्न होती है। तो कह रहे उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है या है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट और थर्ड, या डी और ऑप्शन डी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो अगर हम बात करें, देखिए एल नीनो के बारे में अगर बात की जाए तो एल नीनो गर्म विषुवत रेखीय जलधारा का विस्तार है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरू धारा या हम्बोल्ट धारा से प्रतिस्थापित होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इन्होंने इसे ठंडी विषुवत रेखीय जलधारा बोला, जबकि ये गर्म जलधारा है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, अगर ज़रा सा भी बिल्कुल मिस्टेक हुआ तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि यह गहरे भूरे रंग का कम ऊंचाई वाला मेघ होता है। यह हिम या जल के रूप में निरंतर वर्षा करता है। यह धरातल से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। कह रहे उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस मेघ का वर्णन किया गया। ऑप्शन ए पच्छाव स्तरीय मेघ, बी स्तरीय कपासी मेघ, सी पच्छाव कपासी मेघ, या डी वर्षा स्तरीय मेघ। चलिए हम बात करें अगर मेघ के बारे में या बादलों के बारे में, तो पच्छाव स्तरीय मेघ उच्च तुगनता पर पाए जाने वाले परत जैसे हिम क्रिस्टलों से निर्मित होते हैं। स्तरीय कपासी मेघ असमतल ऊबड़ खाबड़ मेघ होता है। पच्छाव कपासी हिम क्रिस्टलों से निर्मित खंडमय श्वेत उच्च तुंगता युक्त मेघ है। और वर्षा स्तरीय मेघ गहरा भूरा कम ऊंचाई वाला मेघ है जो वर्षा और हिम के रूप में निरंतर वर्षण करता है। तो डी आपका ऑप्शन है वर्षा स्तरीय मेघ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में संघनन होगा। ऑप्शन ए वायु का आयतन नियत हो एवं तापमान उष्मांक
उषांक तक गिर जाए। ऑप्शन सेकेंड, वायु का आयतन और तापमान दोनों ही कम हो जाए। ऑप्शन थर्ड, वर्षा के द्वारा हवा से जलवाष्प को हटा दिया जाए। तो कह रहे कूट दिया है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड, ऑप्शन सी केवल सेकेंड और थर्ड, या डी उपरोक्त सभी। चलिए अगर हम बात करें कि वायु का आयतन नियत हो एवं तापमान उषांक तक गिर जाए, ठीक है, वायु पर्याप्त जल वाष्प धारण करने में सक्षम नहीं है तो संघनन होगा। तो इस तरीके से जो आंसर इसका सही होगा वो होगा आपका फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। वर्षा के द्वारा हवा से अगर जलवाष्प को हटा दिया जाएगा यानी नमी को हटा दिया जाएगा तो फिर ये कॉन्सेप्ट आपका काम नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु कौन सी है। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, बी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, सी उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, या डी उपोष्णकटिबंधीय जलवायु। चलिए हम भारतीय मानसून की बात करें अगर, देखिए उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु आपकी भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, उत्तर पूर्वी भाग तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही है। ये तो भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में हो गया, लेकिन इसके साथ में उन्होंने बोला दक्षिण अमेरिका है ना, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर पूर्वी भाग, तो इसलिए इन चीज़ों को भी आप उससे याद रखिएगा क्योंकि उसमें भी कई बार यही चीज़ें पूछ ली जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि मानव भूगोल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सत्य उत्तर का चुनाव करें। ऑप्शन ए मानव भूगोल में सम्मिलित है सामाजिक, सांस्कृतिक और जनसंख्या अधिवास भूगोल, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड हमारा कह रहे हैं कि मानव भूगोल में सम्मिलित है सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसंख्या अधिवास, आर्थिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक भूगोल। सी मानव भूगोल में सम्मिलित है केवल ऐतिहासिक और राजनीतिक भूगोल। एंड डी मानव भूगोल में केवल सामाजिक और अधिवास भूगोल। हमें बताना इसमें से कौन सा सम्मिलित है और कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए मानव भूगोल की बात करें तो मानव भूगोल आपका भूगोल की प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में सम्मिलित है सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसंख्या अधिवास, आर्थिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक भूगोल। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही वर्णन करता है और यही आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट कह रहे हैं कि वृक्षाकार अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए जब नदियां पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रवाहित होती है तो इसे वृक्षाकार अपवाह तंत्र कहते हैं। ऑप्शन सेकेंड हमारा कह रहा है कि हिमालय की नदियां वृक्षाकार अपवाह तंत्र का अनुसरण करती हैं। कह रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। अब हम बात करते हैं अगर वृक्षाकार के बारे में। देखिए जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार या ध्रुमाकार प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे हिमालय की नदियाँ, जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो इसे अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ इस अपवाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर केवल सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए भ्रंशोस्त्र पर्वत का निर्माण तब होता है जब दो विवर्तनिक प्लेटें विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं। सेकेंड ऑप्शन ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस भ्रंशोस्त्र आपका पर्वत के उदाहरण है। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है बताएं। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। देखिए भ्रंश अथवा खंड पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स, भ्रंशोस्त्र पर्वत या ब्लैक पर्वत का निर्माण पृथ्वी के ऊपरी सतह में भ्रंशन के द्वारा भूभाग के ऊपर उठने से हुआ है। ऊपर उठे भाग को हास्ट तथा नीचे धसे खंडों को द्रोणिका भ्रंश ग्राबेन कहा जाता है या ग्राबेन कहा जाता है, ठीक है। फ्रांस का वासजेस पर्वत, फ्रांस का वासजेस, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, भारत का विंध्याचल एवं सतपुड़ा तथा पाकिस्तान का साल्ट रेंज भ्रंश पर्वत के उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि जब आप हिमालय में यात्रा करते हैं तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। ऑप्शन ए गहरे गॉर्ज, सेकंड यू टर्न नदी मार्ग, थर्ड समानांतर पर्वत श्रृंखला एंड फोर खड़ी ढाल और भूस्खलन। कह रहे उपरोक्त में से कौन सा से हिमालय के युवा पर्वत होने के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी फर्स्ट सेकेंड और फोर, सी केवल थर्ड और फोर, या डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर। चलिए हम बात करें अगर
कि हम अगर हिमालय से सफ़र करते हैं, देखिए जब आप हिमालय से यात्रा करते हैं तो आपको गहरे गॉर्ज, यूटर्न नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रृंखला और खड़ी ढाल और भूस्खलन के सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कारण से भिन्न भिन्न मौसम में दिन और रात के समय की अवधि में भिन्नताएं होती है। ऑप्शन है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, बी पृथ्वी द्वारा वृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा, सी स्थानों की अक्षांशीय स्थिति एंड डी पृथ्वी की झुकी हुई धुरी पर परिक्रमा। अब ये भी कॉन्सेप्ट का है सिंपल, बट कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं रहेगा तो चीज़ें नहीं आएंगी। पृथ्वी की अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमने को पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। बहुत सिंपल है। इसके कारण आपको पता है दिन व रात होते हैं, क्योंकि जब सूर्य के सामने पृथ्वी होती है तो दूसरे भाग में जहाँ अंधेरा होता है वो रात हो जाती है ना। जहाँ सामने उसकी रोशनी या किरणें पड़ती वो आपका दिन हो जाता है। तो अगर बात करें कि भिन्नताएं होती है तो पृथ्वी की झुकी धुरी पर परिक्रमा, पृथ्वी पर अपनी धुरी का पर घूमना तो चीज़ें करता है, मतलब उसमें परिवर्तन लाता है, लेकिन अगर सही देखा जाए तो पृथ्वी की झुकी हुई धुरी पर परिक्रमा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि तटीय क्षेत्रों की तुलना में महाद्वीपों के भीतरी इलाकों में वार्षिक तापमान अधिक होता है, क्या कारण है। ऑप्शन ए जल और स्थल के बीच तापमान का अंतर, ऑप्शन सेकेंड महाद्वीपों और महासागरों के बीच ऊंचाई में भिन्नता, ऑप्शन थर्ड आंतरिक क्षेत्रों में तेज हवाओं की उपस्थिति एंड फोर भीतरी इलाकों में तटों की तुलना में भारी बारिश। कहते नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल फर्स्ट और सेकेंड, ऑप्शन सी सेकेंड और थर्ड एंड डी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर। ठीक है, हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिए कह रहे हैं, देखिए महासागरों की तुलना में महाद्वीप तेजी से गर्म होते हैं और तेजी से ठंडे हो जाते हैं। यही कारण है कि महासागरों का तापमान मध्यम है जबकि महाद्वीप का अधिक होता है। अतः महाद्वीपों और महासागरों के बीच ऊंचाई में भिन्नता, आंतरिक क्षेत्र में तेज हवाओं की उपस्थिति और भीतरी इलाकों में तटों की तुलना में भारी बारिश के तापांतर में भूमिका नहीं होती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन केवल आपका फर्स्ट सही है। चलिए अब हम इसको बाद में करते हैं, अभी इसको यहीं तक रखते हैं। आप तब तक इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके, थैंक यू।